Hello students, welcome you on GVM YouTube channel. Today I will teach you concept of productions and law of variable proportions, assumptions and the state condition of knowledge productions and importance. परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल्स प्रोपोर्शंस। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम न केवल कृषि क्षेत्र में लागू होता है बल्कि वह उत्पादन के अन्य क्षेत्रों में भी लागू होता है। एक परिवर्तनशील साधन की उत्तरोत्तर इकाइयां बढ़ाने पर एक सीमा के पश्चात उत्पादकता में ह्रास अर्थात कमी होने लगता है, जिससे कुल उत्पादन घटने लगता है। जैसे उत्पादन के साधनों में परिवर्तन से तात्पर्य पूंजी तथा श्रम को परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि भूमि की मात्रा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसीलिए उत्पत्ति के किसी एक साधन अथवा जो परिवर्तितशील साधन है उनमें परिवर्तन करने से उत्पादन में भी परिवर्तन होता है। तो एक सीमा के पश्चात जो कुल उत्पादन में वृद्धि हो रही थी, एक सीमा के पश्चात उसमें कमी होने लगता है, ह्रास होने लगता है, जिससे कुल उत्पादन घटने लगता है। तो कुल उत्पादन के घटने से औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन में भी अलग अलग अंतर दिखाई देने लगता है। इसे ही परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टिगलर के अनुसार यदि उत्पत्ति के अन्य साधनों की इकाई को स्थिर रख करके किसी एक साधन की समान इकाइयां जोड़ी जाएं, तो एक सीमा के पश्चात सीमांत उत्पत्ति में कमी हो जाएगी। तो प्रोफेसर स्टिगलर के अनुसार अन्य साधनों को स्थिर रख करके किसी एक साधन से तात्पर्य क्या है? पूंजी तथा श्रम की समान इकाइयों को जोड़ने से एक सीमा के पश्चात उत्पादन में जो वृद्धि हो रही थी उसमें कमी हो जाएगी। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम के अनुसार किसी एक उत्पत्ति के साधन की मात्रा को स्थिर रखा जाए तथा अन्य साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए, तो एक निश्चित बिंदु के पश्चात उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होगी। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार किसी एक साधन को स्थिर रखा जाए, जो उत्पत्ति के 5 साधन है भूमि, पूंजी, श्रम, साहस तथा संगठन, उनमें से केवल एक स्थिर साधन को स्थायी रूप से उसमें परिवर्तन न किया जाए। जैसे भूमि का जितनी मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है उतनी ही मात्रा में हो तथा उसके अन्य साधन जो है उसमें लगातार वृद्धि की जाए, तो उनके अनुसार एक निश्चित बिंदु के पश्चात उत्पादन में वृद्धि होगी, लेकिन वह घटती हुई दर से वृद्धि होगी। अब हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि एक सीमा के पश्चात परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता में कमी होने से कुल उत्पादन में ह्रास होने लगता है। जब हम किसी एक साधन को स्थिर रखते हैं अथवा किसी अन्य परिवर्तनशील साधन को स्थिर रख करके उत्पादन करते हैं, तो उसमें उत्पादकता में ह्रास अथवा कमी होने लगता है। इसे ही हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से यही तात्पर्य है कि यदि किसी एक साधन को स्थिर रखा जाए तथा अन्य साधनों में परिवर्तन किया जाए, तो कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन में अलग अलग परिणाम देखने को मिलता है तथा साथ ही साथ कुल उत्पादन स्टार्टिंग में बढ़ता है, उसके पश्चात स्थिर रहता है, फिर अंततोगत्वा घटना शुरू हो जाता है, अर्थात उसमें कमी हो जाती है।
ठीक उसी प्रकार से औसत उत्पादन में स्टार्टिंग में वृद्धि होती है, फिर स्थिर होती है, फिर धीरे धीरे उसमें ह्रास होना शुरू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से सीमांत उत्पादन में भी स्टार्टिंग में वृद्धि होती है, लेकिन यह औसत उत्पादन की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है। फिर उसके पश्चात औसत उत्पादन की तुलना में इतनी तेजी से कमी होती है कि जीरो बिंदु को क्रॉस करते हुए ऋणात्मक स्थिति में पहुंच जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि न केवल परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कृषि क्षेत्र में लागू होता है, बल्कि वह उत्पादन के अन्य क्षेत्रों में भी लागू होता है, बशर्ते यदि किसी एक साधन को स्थिर रखा जाए अथवा अन्य साधनों को स्थिर रखा जाए, उसमें होने वाला जो परिवर्तन होगा उससे कुल उत्पादन में कमी होगी। कुल उत्पादन में ह्रास अथवा कमी होने से धीरे धीरे उसका प्रभाव औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन पर भी पड़ता है। इसे ही हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की मान्यताएं। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की निम्न मान्यताएं हैं। मान्यताओं से तात्पर्य ये है कि उपयुक्त शर्तें, कंडीशन लागू होनी चाहिए, तभी परिवर्तनशील नियम लागू होगा। उत्पादन में परिवर्तन, उतार चढ़ाव तभी होगा जब निम्न मान्यताएं लागू होंगी। ये मान्यताएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, उत्पादन का एक साधन परिवर्तनशील होता है जबकि अन्य साधनों को स्थिर रख दिया जाता है। जैसे श्रम की मात्रा में परिवर्तन होगा जबकि भूमि तथा पूंजी में तथा अन्य साधनों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नंबर 2, उत्पादन के साधनों के अनुपात में परिवर्तन संभव होता है। उत्पादन के जो साधन हैं उनमें जो आनुपातिक परिवर्तन है वह अनुकूलतम होता है। अनुकूलतम आनुपातिक परिवर्तन के कारण ही परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है। नंबर 3, परिवर्तन साधन की सभी इकाइयां समरूप होती हैं। जितने भी उत्पत्ति के साधन जो परिवर्तनशील हैं उनमें जो इकाइयां प्रयुक्त की जाएंगी वे समरूप होंगी, वे समान आकार की समान इकाई के रूप में प्रयोग की जाएंगी। नंबर 4, उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता। टेक्नोलॉजी जो उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है वही टेक्नोलॉजी का प्रयोग बार बार किया जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तभी ये नियम लागू होगा। नंबर 5, यह नियम केवल अल्पकाल में लागू होता है, दीर्घकाल में नहीं, क्योंकि दीर्घकाल में उत्पत्ति के सभी साधनों में परिवर्तन संभव है। अल्पकाल में कुछ ही साधनों में परिवर्तन करके पर्याप्त मात्रा में उत्पादन में होने वाले परिवर्तन को प्राप्त किया जा सकता है। इसी नियम तथा मान्यताओं के आधार पर रेखा चित्र द्वारा परिवर्तनशील अनुपातों के बढ़ता, स्थिर व घटते प्रतिफल का विश्लेषण तथा अध्ययन किया जा सकता है। जैसा कि रेखा चित्र में दिखाया गया है, ओ एक्स अक्ष पर श्रम की इकाइयाँ तथा ओ वाई अक्ष पर कुल भौतिक उत्पादन, औसत भौतिक उत्पादन तथा सीमांत भौतिक उत्पादन को दिखाया गया है। यहाँ पर 3 स्थितियाँ अर्थात 3 स्टेजेस देखने को मिलता है। फर्स्ट स्टेज बढ़ते प्रतिफल की प्रथम अवस्था, सेकंड स्टेज घटते प्रतिफल की द्वितीय अवस्था, थर्ड स्टेज ऋणात्मक प्रतिफल की तृतीय अवस्था। जैसा कि रेखा चित्र से स्पष्ट है कि केवल श्रम की इकाइयों में परिवर्तन हो रहा है। उत्पत्ति के जो साधन हैं
केवल श्रम में परिवर्तन हो रहा है तो उससे होने वाले कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन में क्या परिवर्तन हो रहा है। रेखाचित्र से स्पष्ट है कि जब हम ओएम श्रम की इकाई का प्रयोग करते हैं तो टीपी टोटल प्रोडक्ट अर्थात कुल उत्पादन फर्स्ट स्टेज की स्थिति में होता है, अर्थात बढ़ती हुई अवस्था को प्राप्त होता है। यह बढ़ता हुआ मोड़ का बिंदु यस तक होता है तथा यहाँ पर सीमांत उत्पादन बढ़ता हुआ है जो कि एपी की तुलना में एवरेज प्रोडक्ट औसत उत्पादन की तुलना में अधिक है। उसके पश्चात सीमांत उत्पादन फर्स्ट स्टेज में ही गिरना शुरू हो जाता है तथा औसत उत्पादन फर्स्ट स्टेज में ही एपी तथा एमपी एक दूसरे को काटते हैं, जहां पर एमपी गिरना शुरू हो जाता है तथा एपी बढ़ना शुरू हो जाता है। द्वितीय अवस्था जो घटते प्रतिफल की द्वितीय अवस्था को शो कर रहा है, यहाँ पर श्रम की इकाइयों में परिवर्तन किया गया है। जब श्रम की इकाइयाँ ओएम से बढ़कर के ओएल प्रयोग की जाती हैं, सेकंड स्टेज एमएल ए थोड़ा सा वृद्धि की अवस्था को दिखा रहा है। जब ओएल से बढ़ा करके ओएन स्टेज तक चलते हैं तो सेकंड स्टेज की स्थिति होती है। यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट अब घटते हुए धीरे धीरे स्थिर अवस्था में हो जाता है। इस स्थिर अवस्था में सीमांत उत्पादन 0 अर्थात 0 होता है, जबकि औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन की तुलना में अधिक होता है। ये बिंदु टीपी जो है ई स्थिर अवस्था को दिखा रहा है। थर्ड स्टेज ऋणात्मक प्रतिफल की तृतीय अवस्था। इस अवस्था में जब श्रम की मात्रा में परिवर्तन करते हैं तो भूमि तथा पूंजी में आपस में तालमेल का अभाव होता है, जिससे थर्ड स्टेज में कुल उत्पादन गिरता हुआ होता है, औसत उत्पादन पहले से ही गिर रहा होता है तथा सीमांत उत्पादन ऋणात्मक स्थिति में पहुंच जाता है। इस प्रकार से जब हम श्रम की इकाइयों को ओएन बिंदु के पश्चात भी स्टार्ट करते हैं अर्थात बढ़ाते चले जाते हैं तो औसत उत्पादन घटता हुआ होगा, कुल उत्पादन में अधिक तेजी से ह्रास होगा तथा सीमांत उत्पादन ऋणात्मक स्थिति में हो जाएगी। इस प्रकार से रेखा चित्र द्वारा फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज तथा थर्ड स्टेज की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। यही परिवर्तनशील अनुपातों का बढ़ता हुआ, स्थिर तथा घटते हुए प्रतिफल का नियम कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि किस अवस्था में अधिकतम उत्पादन किया जाए। इस प्रश्न का उत्तर हल करने के लिए विवेकपूर्ण उत्पादन की अवस्था का अध्ययन करना पड़ेगा। विवेकपूर्ण उत्पादन की अवस्था के लिए जैसा कि मैंने आपको एक रेखा चित्र समझाया, उसके अंतर्गत किसी भी उत्पादक के लिए विवेकपूर्ण उत्पादन की अवस्था उस स्थिति में होगी जब दी हुई लागत में उत्पादन अधिकतम किया जा सके, अर्थात न्यूनतम लागत के अंतर्गत अधिकतम उत्पादन एक उत्पादक की विवेकपूर्ण अवस्था ही उत्पादक का संतुलन या साम्य कहलाता है। तात्पर्य यह है कि कम से कम लागत का प्रयोग किया जाए तथा अधिक से अधिक उत्पादन संभव हो, उसे ही विवेकपूर्ण उत्पादन की अवस्था कहा जाता है। जैसा कि रेखा चित्र में आपको समझाया कि सेकंड स्टेज में, द्वितीय चरण में जब कोई उत्पादक ON बिंदु पर कुल उत्पादन करता है तो TP कुल उत्पादन बढ़ता हुआ रहता है, अर्थात इसी बिंदु तक, ई बिंदु तक श्रम की इकाइयों का प्रयोग करने पर वह जो है ई बिंदु तक अधिकतम अनुकूलतम स्थिति में होता है।
ई बिंदु पर एक विवेकशील उत्पादक अपने उत्पादन को अधिकतम करता है। यदि बिंदु N से कम मात्रा में श्रम की इकाइयों का प्रयोग किया जाए तो कुल उत्पादन NE से कम होगा। ऐसी स्थिति में एक विवेकपूर्ण उत्पादन की अवस्था नहीं होगी। यदि ON से अधिक श्रम की इकाइयों का प्रयोग किया जाए तो ऐसी अवस्था में सीमांत उत्पादक ऋणात्मक हो जाता है, जिससे कुल उत्पादन भी कम हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वो एक उत्पादक ON श्रम की मात्रा का प्रयोग करते हुए NE पर अनुकूलतम उत्पादन करता है। यही उसका साम्य बिंदु कहलाता है, यही उसका विवेकपूर्ण अवस्था होता है और इसी में अधिकतम लाभ की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। यह द्वितीय चरण अर्थात सेकंड स्टेज माना जाता है। फर्स्ट स्टेज में कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन तीनों में वृद्धि होती है। इसके विपरीत थर्ड स्टेज में तृतीय चरण में कुल उत्पादन में कमी होती है, औसत उत्पादन में भी कमी होती है, जबकि सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी उत्पादक ON श्रम की इकाइयों का प्रयोग करते हुए ई बिंदु पर अपने लाभ को अधिकतम कर सकता है। ई बिंदु यही उसके विवेकपूर्ण उत्पादन की अवस्था होगी, अर्थात द्वितीय चरण में ही उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है, अधिकतम उत्पादन कर सकता है। फर्स्ट स्टेज तथा थर्ड स्टेज में उसे अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं होता। सेकंड स्टेज में ही वह अपने लाभ को अधिकतम कर सकता है। इस तरीके से एक उत्पादक उस स्थिति में विवेकपूर्ण अवस्था में होगा जब वह ON श्रम की मात्रा का प्रयोग करेगा तथा ई बिंदु पर अपने लाभ को अधिकतम कर पाएगा। उत्पादन की अवधारणा का महत्व। उत्पादन फलन तथा उत्पादन की अवधारणाओं का उत्पादक, समाज व सरकारों के लिए अत्यधिक महत्व होता है। उत्पादक किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन के निर्णय उत्पादन फलनों की लागतों की तुलना के आधार पर करते हैं। उत्पादक ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करता है जिसमें उसे कम लागत हो तथा अधिक से अधिक उत्पादन हो। ऐसी उत्पादन करने के लिए वह ऐसे टेक्नोलॉजी का चुनाव करता है जिस टेक्नोलॉजी से लागत न्यूनतम हो तथा उत्पादन की मात्रा भी अधिकतम हो तथा उत्पादन की गुणवत्ता श्रेष्ठतम प्राप्त हो सके। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी फर्म या उत्पादक ऐसी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी का चयन करता है जिसमें उसे कम लागत लगे तथा अधिक से अधिक उत्पादन कर सके और उत्पादन भी श्रेष्ठतम गुण वाली हो। सरकारें व समाज उत्पादन लागत घटाने के लिए नवीन शोध कार्यों को भारी मात्रा में बढ़ावा देती हैं तथा उस पर धन खर्च करती हैं। शोध एवं विकास से संबंधित, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित विभिन्न प्रकार के संस्थानों की स्थापना करती हैं। इस प्रकार उत्पादन के विभिन्न साधनों का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान होता है। उत्पादन प्रक्रिया के लिए सभी उत्पादन के साधनों का मिलकर सहयोग आवश्यक होता है। उत्पादन के साधनों की मात्रा व गुणवत्ता पर ही आर्थिक समृद्धि व विकास निर्भर करता है। जितना ही अधिक अच्छी मात्रा में उत्पादन होगा, अधिक से अधिक गुणवत्ता वाली वस्तुएं होंगी, उतना ही अधिक देश का आर्थिक विकास होगा, देश के आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होगी, लोगों के राष्ट्रीय आय में तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, लोगों को रोजगार में बढ़ावा मिलेगा, लोगों के खान पान रहन सहन में सुविधा होगी। इस प्रकार से देश का
आर्थिक विकास में वृद्धि व समृद्धि दोनों ही होगी और देश का कल्याण होगा, लोगों का कल्याण होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें जो न्यूनतम लागत वाली हों तथा अधिक से अधिक श्रेष्ठतम गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन कर सकें।